हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर लिए थे, तो उसी के आगे हम लोग आज के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आप लोगों को ग्राफ के विश्लेषण के बारे में भी आज पूरी जानकारी मिलेगी। ग्राफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उनकी व्याख्या सहित आप लोगों का विश्लेषण पूरा आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है लिखकर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। ठीक है, तो सभी को पता है कि हमारा जो गोवा राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के चुने सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, और लोकसभा अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 5 वर्षों का कार्यकाल लोकसभा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार जो होते हैं वो हमें खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दिए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में संबंध रखता है। ठीक है, तो जो प्रसिद्ध नबकालेबारा जो उत्सव होता है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है, हरित गृह गैस नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग जान लें कौन कौन सी है। तो सीएफसी भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और मीथेन भी होती है। जो हमारी नाइट्रोजन है वो हमारी एक हरित गृह गैस नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को हिंदी के संबंधित पैराग्राफ मिलेंगे। 2 पैराग्राफ आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले हैं इस बार भी। ठीक है, तो 5-5 नंबर के वो पैराग्राफ होंगे। पैराग्राफ को बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ के आप लोग इसके उत्तर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के पर ये लिखा हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। ठीक है, जो इसमें पूछा गया है गद्यांश का जो उद्देश्य क्या था, तो इसको आप लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को इसका उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना इस गद्यांश का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है, सभी धर्मों का आदर करना। ठीक है, सभी धर्मों का आदर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। ठीक है, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका अर्थ है प्राप्त करने योग्य। ठीक है, प्राप्त करने योग्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, मुख्य रूप से क्या बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, गुलाम देश की दशा कैसी थी, आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोगों को उत्तर देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा पैराग्राफ आप लोगों को दिया गया है। ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू होकर, ठीक है, यहाँ से शुरू होकर ये, फिर उसके बाद ये है, और उसके बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ तक। ये पैराग्राफ बहुत ही लेंदी पैराग्राफ आया था इस बार एग्ज़ाम में, तो इसके कुछ संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को, कि पहला क्वेश्चन इससे संबंधित क्या था कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती है थी। ठीक है, तो अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, ये दायित्वपूर्ण चुनौती थी शल्य चिकित्सकों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है। तो निरामय का मतलब होता है स्वस्थ। ठीक है, निरामय जो रोगों से मुक्त होता है वो निरामय होता है, यानी कि स्वस्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि,
मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से आप लोगों को इसका उत्तर देना है पढ़कर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्यकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से आप लोगों के ग्राफ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से 4 ग्राफ पूछे जाएंगे और 4 ग्राफ में 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें क्वेश्चंस की जो हमें दिया जाता है क्वेश्चंस में सबसे पहले पढ़ना उसको बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। ठीक है, सीमेंट का। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था? तो जो प्रथम 3 वर्ष हैं हमारे, प्रथम 3 वर्ष कौन कौन से हैं? ये 2009 से 2010 तक। ठीक है, 2009 से 2010 तक, 2010 से 11 और 11 से 12। ठीक है, तो प्रथम 3 वर्ष हमारे ये हो गए। ठीक है, प्रथम 3 वर्ष ये हो गए, प्रथम 3 वर्ष। ठीक है, अब प्रथम 3 वर्ष ये हो गए तो 42 प्लस 44 प्लस 58। ठीक है, प्लस 58, इन सबको जोड़ के बटे 3 कर देंगे। औसत निकालना है हमें इसलिए। ठीक है, तो इसका करने के बाद आप लोगों का उत्तर आ जाएगा 48 मिलियन टन। ठीक है, 48 मिलियन टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है। किस वर्ष सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा 98, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है। तो ये 2014 और 15 में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2014 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 और 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। ठीक है, तो 2011 और 12, 2011 और 12 देख लेते हैं। 2011 और 12 में क्या था? 58। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में था, वृद्धि पूछी गई। तो पिछले वर्ष की तुलना में क्या था? 44 था। ठीक है, किससे तुलना कर रहा है? पिछले वर्ष से। तो पिछले वर्ष में क्या था? 44 था। ठीक है, ये ठीक है, और गुणे 100 कितना कर देंगे हम लोग यहाँ से? 14/44 गुणे 100। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा 31.8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। मतलब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर घट रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि 58 से 55 जा रहा है, यहाँ पर घट रहा है, और एक 58 से 60 पे घट रहा है, और यहाँ से 90 से 80 के में यहाँ पे भी घट रहा है। तो सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर घट रहा है। ठीक है, कहाँ पर घट रहा है? 2015 और 16 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो अधिकतम वृद्धि आपसे पूछी गई इस क्वेश्चन में आपसे अधिकतम वृद्धि पूछी गई है। तो अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हो रही है? देखिए 2013 और 14 में हो रही है। 2013 और 14 में अधिकतम वृद्धि हो रही है। 55 से लेके 60 जा रहा है, 55 से लेके 90 तक जा रहा है। ठीक है, वृद्धि यहाँ पर भी हो रही है 55 से 80 तक। ठीक है, यहाँ पर 25 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है? यहाँ पर हो रही है 35 की वृद्धि। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2013 और 14 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक सेकेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप दूसरा पैराग्राफ, उसके 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ से 71 से लेकर 75 तक दूसरा पैराग्राफ आप लोग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयात और को 2013 से 19 के मध्य करोड़ के रूप में दर्शाता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। तो x का आयात कितना था, सबसे पहले वो निकालेंगे। तो x का आयात निकालने के लिए
तो x का आयात निकालने के लिए सभी को हम लोग जोड़ देंगे, सभी को, जितने भी x का आयात है, टोटल आयात कितना हुआ है उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, सभी को आप लोग जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, सभी को जोड़ने पर आएगा 7300। ठीक है, कितना आएगा 7300। अब देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, x के औसत आयात से था अधिक कितना है, तो औसत निकाल लेंगे 7300 बटे 6 कर देंगे, क्योंकि संख्या कितनी है 6 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1216 बटे 16.66 करोड़। ठीक है, 6 करोड़ आ जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, कितना आ जाएगा 12.66 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, 12.66 करोड़ आ जाएगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि x का आयात x के औसत आयात से अधिक था, कितना अधिक था। अब देखिए 12.66 आया है, 12.66 नहीं, 1216.66। ठीक है, औसत आयात से कितने वर्ष अधिक था, तो 2 वर्ष ऐसे हैं जहाँ पर ये अधिक पाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि x के औसत आयात से अधिक आयात, ठीक है, औसत से आयात से अधिक आयात अभी आप लोगों ने निकाले हैं, कितने निकले थे 2 निकले थे, कितने 2 निकले थे औसत से अधिक आयात। और x के औसत आयात से कम, तो संख्याएं जब 6 थी 2 अधिक थे तो संख्याएं 4 कम होंगे उससे। अब इनके अंतर पूछा गया है तो इनका बीच का अंतर क्या होगा 2 तो होगा। ठीक है, अंतर क्या होगा 4 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 हो जाएगा। तो अंतर भी आप लोगों का कितना हो जाएगा 2, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो 2018 और 19 के दौरान x का आयात कितना दिया हुआ है। ठीक है, आयात कितना दिया हुआ है 2018 से 19 2000 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 2000। और सभी वर्षों के औसत आयात हम लोग ने अभी निकाला था, सभी वर्षों का 1216.66। ठीक है, कितना निकाला था 1216.66 करोड़। अब यहाँ से वृद्धि निकाल लेंगे हम लोग। वृद्धि कैसे निकालेंगे, 2000 में 1216.66 को माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा हमारा 783.34 आ जाएगा। ठीक है, 783.34 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितने पर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x के आयात में प्रतिशत वृद्धि वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है। ठीक है, उसके औसत से पूछा गया है, तो औसत से कितनी है 783.34 उसके औसत से। ठीक है, तो औसत 1216.66 था। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा इसका 64.38। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 और 15 से 2015 और 16 के दौरान x के आयात में वृद्धि प्रतिशत बताना है। ठीक है, 2014 से 15 से 15 और 16 के दौरान। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे 2014 और 15 में x का आयात कितना है 900 है। ठीक है, कितना है 900 है। ठीक है, 2015 और 16 में x का आयात कितना है 1200 है। कितना है 1200। और वृद्धि फिर कितनी हुई, वृद्धि 1200 से 900 को घटा देंगे, कितने को 900 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3000, सॉरी 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300। ठीक है, कितने पर 900 पर गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 3 आ जाएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33.3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर x के आयात की औसत
की वृद्धि का औसत है, ठीक है। तो वृद्धि का औसत आप लोगों को बताना है, कैसे निकालेंगे? सभी को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, सभी को ऐड करेंगे, सभी वर्षों में वर्ष दर वृद्धि का योग, ठीक है, सभी वर्षों में वृद्धि दर का योग। तो यहाँ से वृद्धि कितनी हो रही है? 200 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसके आगे यहाँ पर कितनी हो रही है? 300 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 की वृद्धि हो रही है 1200 से 1200 में, फिर यहाँ 100 की वृद्धि हो रही है, फिर 1300 से 2000 के बीच 700 की वृद्धि हो रही है। तो इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1300। 1300 जब आ जाएगा तो संख्याएं हमारी कितनी है? 5। औसत बताना है तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर आ जाएगा 260, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर पैराग्राफ आप लोगों को 76 से लेके 80 तक दूसरा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इससे संबंधित पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ABCD सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। B, C तथा D द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है, ठीक है। तो B, C, D द्वारा सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, ठीक है। तो वस्तुओं की क्रमशः कितनी है? 45, 48 और 40 हैं, ठीक है। 45, 48 और 40 हैं, ठीक है। 45, 48 और कितनी है? 40 हैं। 45, 48 और 40 हैं। तो इसका औसत आप लोगों से पूछा गया है, तो औसत सभी को जोड़ के बटे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 133.3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है, ठीक है। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री में की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? तो जो डी द्वारा गई वस्तु बिक्री कितनी है, सभी को ऐड कर देंगे। कितने को? सभी को ऐड कर देंगे। सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 127 आ जाएगा, 127 आ जाएगा। तो सप्ताह के सभी 4 दिनों में व्यक्ति बी द्वारा की गई वस्तु बिक्री, बी द्वारा की गई बिक्री, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 163 आ जाएगा, ठीक है। 163 आ जाएगा। अब आप लोगों को प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो 163 में हम लोग माइनस करेंगे 127, ठीक है। कितने पर बतानी है? बी पर बतानी है। तो 127 को हम लोग नीचे, जिसको हम लोग बताते हैं, जिसकी तुलना करते हैं, वो संख्या नीचे रहती है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, गुणे 100 से सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 28.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है, ठीक है। सोमवार को सभी व्यक्तियों द्वारा बेची गई वस्तुएं, ठीक है, सोमवार द्वारा सभी वस्तुओं की बेची गई, तो सबको जोड़ लेंगे सोमवार में, ठीक है, सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा? 130 आ जाएगा, ठीक है। संख्याएं कितनी हैं? 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 32.5। कितना आ जाएगा? 32.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद शुक्रवार को सभी व्यक्तियों द्वारा बेची गई, शुक्रवार को सभी व्यक्तियों द्वारा बेची गई, इनको जोड़ लेंगे तो इनका जोड़ कितना आएगा? 109। संख्याएं पता ही हैं, 4 हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 27.25, ठीक है, 27.25। अब आप लोगों के बीच अंतर पूछा गया था, शुक्रवार और सोमवार के बीच अंतर पूछा गया था। तो 32.50 से 27.25 को माइनस कर देंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपका आ जाएगा 5.25। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है,
ठीक है। सोमवार को डी वस्तु द्वारा बेची गई वस्तु की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, कितनी है? 20 है, तो 20 को लिख लेंगे। ठीक है। शनिवार को व्यक्ति सी द्वारा बेची गई वस्तु की संख्या कितनी है? 45 है। कितनी है? 45 है। ठीक है, कितनी है? 45 है। तो 45 का x% हम लोग मान लेंगे 45 का x%। ठीक है, x% इक्वल टू 20। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पर राइट आंसर आप लोगों को क्या आ जाएगा? 44.44 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से 81 से 85 तक एक दूसरा पैराग्राफ आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, 3 पैराग्राफ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये लास्ट पैराग्राफ आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत में 2010 से लेकर 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन दिया हुआ है मेट्रिक टन में। ठीक है, टन में दिया हुआ। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2011 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? ठीक है, औसत उत्पादन कितना है? तो 2010 से लेकर 2016 तक आलू का, ठीक है, सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, सभी को जोड़ लेंगे। सभी को जोड़ने के बाद हमें संख्याएं कितनी है? हमारी 7 है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं? 7। जोड़ने के बाद आप लोगों को बटे 7 कर देना। जोड़ने पर 2057 आएगा और बटे 7 कर देंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई थी? पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई थी। तो पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट किस में आई थी? चावल में। देखिए यहाँ पर गिरावट आई है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 के मध्य यहाँ पर गिरावट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू का उत्पादन 2015 और 16 के मध्य 2015 और 16 में 2010 और 11 का अंदाजन कितना गुना है? ठीक है, आप लोगों से ये पूछा गया है कितना गुना है। तो 2015 और 16 में आलू का उत्पादन कितना है? 2015 और 16 में आलू का उत्पादन कितना है? 400 है। यहाँ देखिए, ठीक है, ये कितना है? 400। ठीक है, नेक्स्ट 2010 में और 11 में आलू का उत्पादन कितना है? 210। कितना है? 210। ठीक है, 210। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कितना गुना है, 2010 का कितना गुना है। तो जो कितना गुना है का जहाँ पर लगा होता है वो संख्या नीचे आ जाती है, यानी कि 400/210। ठीक है, इसको काट देंगे, भाग देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा कितना? 1.90 लगभग। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई है? गेहूं उत्पादन में किस वर्ष गिरावट देखी गई है? तो देखिए, आप लोगों को देखना पड़ेगा, पूरा ग्राफ देखना पड़ेगा कहाँ पर गेहूं के उत्पादन में गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 2014 और 15 में देखेंगे। अब 2014 और 15 में गिरावट देखने को मिल रही है गेहूं में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2014 और 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस फसल में 2013 और 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? तो वृद्धि किस में दर्ज की गई है? देखिए, 2013 से 17 के मध्य इनके मध्य वृद्धि किस में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है? तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे वृद्धि लगातार बाजरे में। ठीक है, यहाँ पर बाजरे में देखने को मिल रही है। ठीक है, बाजरे में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से आप लोगों के सारे जो ग्राफ हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इस बार भी 4 पैराग्राफ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पैराग्राफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक करिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ठीक है, कौन
हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो लॉर्ड जो डलहौजी था वो कट्टर समर्थक था हड़प नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में जो धन्वंतरी थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए? जो ये लोग हैं वो किस क्रम में भारत आए? ठीक है, किस क्रम में भारत आए? तो सबसे पहले आप लोगों का जो सबसे पहले भारत आया था वो था फाहियान। ठीक है, फाहियान था। कौन था? फाहियान था नंबर 1 पे। तो इसका ऑप्शन अभी लिखा नहीं है, तो इसका सबसे पहले हो जाएगा सेकंड फाहियान। उसके बाद भारत आया था ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग आया था सबसे पहले। उसके बाद फाहियान के बाद ह्वेनसांग आया था। उसके बाद टॉमस रो 1608 में आपको भारत आया था। टॉमस रो हो जाएगा था, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोगों को दिए नहीं है, मैं बता देता हूँ। फाहियान, ह्वेनसांग और टॉमस रो इनका सही क्रम है भारत आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? जो सिराजुद्दौला था वो किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, 23 जून 1757 में, उसमें ये अंग्रेजों से पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जो इंडियन नेशनल जो आर्मी थी वो किसकी थी? जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जो गदर पार्टी थी वो लाला हरदयाल। ठीक है, और जो मित्र मेला था वो वीडी सावरकर। बिल्कुल सही मिलान हुआ है। और जो होम रूल थी वो एनी बेसेंट। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, मेगस्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? सन 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो नागार्जुन सागर बांध है वो हमारा किस नदी पर है? गंगा पर नहीं है, कावेरी पर भी नहीं है और गोदावरी पर भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट का प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? जो माउंट एवरेस्ट की प्रथम बार चढ़ाई की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1953 में इसकी चढ़ाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध कर रहे थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ठीक है, इसमें से कौन शामिल था? जो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन था वो इसमें शामिल था। ठीक है, कौन शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन इसमें शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए दर्रों और उनके स्थान का कौन सा जोड़ सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है बताना। तो जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है, तो बिल्कुल सही है। थांगला, नीति पास और लिपु लेक दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में सही है। और नाथुला और जलेबला सिक्किम में है, ये सही है। लेकिन ये जो बाड़ा लाचला और सिपकिला है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं, इसके ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। सॉरी, मैं गलत बता गया यहाँ पर। ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, नीति दर्रा और लिपु लेक दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? ठीक है, जो केवला घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है वो भरतपुर में है। ठीक है, भरतपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौ एच का स्रोत है? ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौ एच का स्रोत कौन है? तो दिल्ली राजहरा। ठीक है,
तो ये दल्ली राजहरा ये लॉयस का स्रोत माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोगों ने UPSSC 2021 के सेकंड शिफ्ट 24 अगस्त के सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आप लोगों का आने वाला है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो और आप लोग बहुत ही अच्छा करके आएँ। ठीक है, इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया या फिर शेयर नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे पूरी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।